हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस 17 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इंपोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम चल गया होगा कि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2022 में मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट में चिन्हित करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया 46/23, ऑप्शन बी में 4/5 दिया गया है, तो वहीं पे ऑप्शन सी में 3/5 दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है 3/4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। आप सभी को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि दो परिमेय संख्या के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक दो सवाल पूछा जाएगा, जिनमें आप सभी से पूछ लिया जाएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा। शांत दशमलव प्रसार होने का आसान शर्त है कि हर के गुणनखंड में 2n इंटू 5m होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 11 8 88 88 गुणनखंड करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तो मिलेगा लेकिन 11 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन बी को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 210 दिया गया है, तो 3 7 21, इस प्रकार से भी ये गलत हो जाएगा। 1600 दिया गया, 15/1600, 1600 गुणनखंड करेंगे तो 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना जी। अब हमें चाहिए c का मान, तो यहाँ पे c का मान देख लीजिए a दे रखा है, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए a का मान, तो a का मान तो d दिया गया है, तो इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान a/d हो जाएगा। a/d ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा। सबसे पहले आसान शब्द में जान लीजिए, जिस भी कोई भी ऐसा संख्या हो जो अपरिमेय संख्या हो, उसका परिमेयकरण गुणांक पूछा जाए तो जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे √18 का परिमेयकरण गुणांक पूछा गया है तो √18 हो जाएगा। √2 का पूछा जाएगा तो √2 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो फिलहाल √18 का पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, √18। उसके बाद में कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि a बराबर b की प्लस r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। जब भी हम मशक ज्ञात करते हैं a बराबर b की प्लस r के माध्यम से, जब भी हम मशा अर्थात एचसीएफ का मान ज्ञात करते हैं, हमेशा जो शेषफल का मान होता है हमेशा भाजक के मान से छोटा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, r<b। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आप सभी को परिमेय संख्या का फॉर्मूला तो मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए में देख लीजिए अपरिमेय संख्या दिया गया है, बी में भी अपरिमेय संख्या दिया गया है, सी में भी अपरिमेय संख्या दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिएगा तो √5 से √5 कटा दीजिएगा, प्राप्त संख्या 6 होगा जो कि अपरिमेय संख्या दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 का शून्य क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा कि दिए गए द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी x² में 35 ना कीजिएगा तो 35x² हो जाएगा। अब ये बीच में दिया गया 12x को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 12 हो जाना चाहिए, गुना करने पे ये 35 ना चाहिए। तो 5 7 कितना हो जाए जी, 37 होता है, 35 होता है, और 7 5 12 भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² 12 के बदले में 5x प्लस 7 कर दे रहे हैं।
+35 को +35 लिखेंगे। दोनों में कमन हमारा x मिल गया तो x को कमन करेंगे तो यहाँ पे ये x + 5 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से हम 7 को कमन कर लेंगे तो ये x + 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों संख्या को एक साथ लिखना है, यानी हम लिखेंगे x + 7। ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है x + 5, तो हम यहाँ पे x + 5 लिख सकते हैं। यदि x + 7 = 0 तो ये x = -7 हो जाएगा। x + 5 = 0 तो x = -5 हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कि दोनों में हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। जब दोनों में माइनस में आंसर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों मूल ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। और इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया √121। 121 का वर्गमूल आप सभी को मालूम होगा कि 11 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। बी में दिया गया 196, इसका वर्गमूल 14 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन डी में √289 दिया गया है, इसका भी वर्गमूल 17 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया √27, इसका वर्गमूल ना होने के कारण यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, √27। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को 11 को देख लीजिए। बहुपद 5y² - 25 का शून्य क्या हो जाएगा, है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि 5y² जो -25 है आप देख पा रहे हैं, बराबर को उधर जाकर ये +25 जाएगा। यदि हम y² = 25 लिख देते हैं तो 5 गुना में आप देख पा रहे हैं, बराबर को जाकर ये भाग में हो जाएगा और ये 5 मरतबे कट जाएगा। यदि y पर से स्क्वायर हटा देंगे तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस में 5 पे रूट आ जाएगा, यानी -√5 और +√5 आंसर हो जाएगा। तो +√5 और -√5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, +√5, -√5। अगला सवाल कहता है हमारा कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा। सबसे पहले द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला जान लीजिए। इसका फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है। प्लस में होता है जी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि x² को सेम टू सेम लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है इसको शून्यकों का योग, जो कि क्वेश्चन में 3 दिया गया तो हम 3x लिखेंगे। और प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान तो -40 दिया गया है, तो प्लस और माइनस मिलकर ये -40 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा -40। तो x² - 3x - 40 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। कहता है कि समीकरण युग्म 1 + 2y = 4, 2x + 4y = 8 का हल हो जाएगा। तो हम यहाँ a1/a2 पे याद करेंगे। a1 का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, a2 का मान 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा। b1 का मान देख लीजिए 2 दिया गया है, b2 का मान 4 दिया गया तो 4 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, ये 1/2 मरतबे कट जाएगा। c1 का मान 4 है, c2 का मान 8 है, तो 4 दूनी 8, 1/2 मरतबे कट जाएगा। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा कि जब भी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये b1/b2 भी बराबर होता है c1/c2 के, तब रैखिक युग्म समीकरण का अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अनगिनत हल। और इसके बाद में कहता है यदि द्विघात बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो समान मूल बीटा का मान क्या हो जाएगा, या b का मान क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक कोई शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम है, यानी 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है जी, तो c/a होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसे कटा सकते हैं, तो ये 1 हो गया। c का मान यहाँ पे -20 रखा है, a का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा तो b का मान -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 15 कहता है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। हाँ, कितना सिंपल सवाल है ना जी। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 16 को देखिए कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि मूल वास्तविक ना होने का जो शर्त है वो डी का मान लेस देन होता है 0, तो डी को हम लोग लिखते हैं b² - 4ac और लेस देन कर देंगे 0, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लीजिए। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा, है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। ए से ए जब हम कटा देंगे तो ये -b/c हो जाएगा, है ना जी। अब यहाँ पे देख लीजिए बी का मान ऑलरेडी माइनस में 1 है, तो माइनस और माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। सी का मान की बात करें तो -6 दिया गया है, तो -6 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -1/6 आएगा। -1/6 ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट डॉट का 21वां पद क्या हो जाएगा। यहाँ पे 21वां ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 21 में से कम करेंगे, उसमें डी लगा देंगे। तो हमें चाहिए ए का मान यहाँ पे -3 दे रखा है, प्लस 20 गुने हमें चाहिए डी का मान। डी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a2 - a1 होता है। a2 का मान 4 दे रखा है, माइनस a1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो 4 3 हमारा ये 7 होगा, जो कि डी का मान होगा। तो डी के बदले में हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि -3 प्लस का प्लस हो जाएगा, 20 में 7 ना करेंगे तो ये 140 हो जाएगा। दोस्तों 140 में यदि हम 3 घटा देंगे ना तो 137 होगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 137 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 को देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। दोस्तों द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस प्रकार से 100% एक सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पे पूछा जाएगा, ये लिख के रख लीजिए, जरूर पूछा जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं है पहचानने का आसान तरीका क्या है कि कोई भी ऐसा चर रूट के अंदर हो, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। कोई भी चर बट्टा में दिया गया हो, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। कोई भी चर के पावर में जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, इस प्रकार से बट्टा दिया गया हो, ये आपका द्विघात समीकरण कतई नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में, तो चर आपका रूट में दिया गया है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। चर बट्टा में दिया गया है, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी चर बट्टा में दिया गया है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। बाकी बचा ऑप्शन ए, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे कौन सा पद शून्य पूछा गया है, यानी एन का मान दे दिया गया है। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। एन के बदले में हम 0 लिख देंगे। हमें चाहिए ए का मान। ए का मान देख लीजिए, प्रथम पद ए का मान यहाँ पे 80 दे रखा है, प्लस एन का मान नहीं मालूम तो एन माइनस 1 को एन माइनस 1 ही लिखेंगे। अब हमें चाहिए डी का मान। डी का मतलब 76 में से 80 घटा देंगे तो डी का मान -4 आ जाएगा, है ना जी। अब क्या करना है हमें कि ये जो +0 आप देख पा रहे थे, +80 बराबर की तरह कर ये -80 हो जाएगा। इधर बचेगा एन माइनस 1 गुने -4। 0 में से 80 घटेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, -80 हो जाएगा। और ये जो -4 गुना में देख पा रहे हैं, बराबर की ओर जाकर ये -4 भाग में हो जाएगा। इधर बचेगा n-1। ये देखिए 20 चौका 80, ये 20 मरतबे कट जाएगा, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा केवल n। यदि n बराबर हम लिख दें तो 20 और 1 कितना होता है जी, 21 होता है ना। तो n का मान 21 हो जाएगा। 21वां पद यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल 21 को देखते हैं। समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सामान्य पद 6-4n दिया गया है, तो हम 4 गुने n का मान सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। तो ये 6-4 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं कि 6-4 और n के बदले में हम 2 रख लेते हैं, तो 6-4 दूनी 8, ये आपका -2 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें डी निकालना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a2 - a1 होता है। a2 का मान यहाँ पे -2 दे रखा है, माइनस a1 का मान आपका कितना होता है, तो a1 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये -2 और -2 मिलकर ये -4 हो जाएगा, और -4 ऑप्शन सी में दिया गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, -4। और इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। याद रखिए कौन सा समांतर श्रेणी में है और कौन सा नहीं है। इस प्रकार का 100% एक सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा।
देखिए समांतर श्रेणी में है या नहीं है ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या है कि D1 ज्ञात कीजिएगा और D2 ज्ञात कीजिएगा, दोनों को इक्वल कर लीजिएगा। यदि इक्वल हो जाएगा तो समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। D1 का मतलब होता है A2 माइनस A1, D2 का मतलब होता है A3 माइनस A2, दोनों को ज्ञात कीजिएगा। इक्वल आ गया तो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। ऑप्शन ए से चलते हैं, 4 में से -2 घटाइएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 22 में दिया गया है ये आपका कतई समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है। बी में से देखिए ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा, ए क्यू में से ए स्क्वायर नहीं घटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी में भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी को देखिए, 3 में से यदि ए घटा लीजिएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 बचेगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी नहीं तो सी होगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर बता दीजिएगा। करता है अगला सवाल क्वेश्चन 23, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y² होता है। ठीक है जी। और मूल बिंदु का नियामक 1,1 नहीं बल्कि 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन 24 कहता है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जिसमें QR बटा BC का मान 2/3 दे रखा है, तो त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान क्या हो जाएगा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, इसलिए 2/3 यदि क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है तो क्वेश्चन 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको पलट देंगे, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए कि दी गई आकृति में x का मान क्या हो जाएगा। काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो हम यदि ये कोण ज्ञात कर लेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण और x का मान वाला जो कोण आपस में बराबर होता है। तो पहले दिया गया 60 डिग्री, उसके बाद में दिया गया 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। आपको दिमाग में ये सोचना है कि 110 डिग्री में हम कितने डिग्री को ऐड कर देंगे कि प्राप्त संख्या 180 हो जाएगा, है ना जी। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीनों को मिलाकर हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 70 डिग्री आप देख पा रहे थे, यहाँ वाला कोण और ये जो x देख पा रहे हैं ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो जब ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, ये वाला जो कोण देख पा रहे हैं, जब ये कोण हमारा ये 70 डिग्री हो जाएगा तो जाहिर सी बात है x वाला कोण भी कितना होगा जी, 70 डिग्री होगा, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 70 डिग्री। अगला सवाल देख लीजिए। कहता है कि बिंदु R में 0,6 दे रखा है, एस में 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। देखिए मध्य बिंदु का नियामक x का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 होता है, तो वहीं पे y बराबर y1 + y2/2 होता है। x1 का मान देख लीजिए 0 है तो 0 लिखेंगे, x2 का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, बटा 2 करेंगे, यानी 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, है ना जी। y1 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, y2 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, बटा 2, 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। पहला आंसर आया है 4, बाद में आया है 3, तो क्वेश्चन का सही जवाब 4,3 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। कहता है कि बिंदु 4,6 और 8,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूरी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देख लीजिए 8 दे रखा है तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे, x1 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा। उसके बाद में y2 का मान यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 लिखिएगा, y1 का मान 6 है जी, तो यहाँ पे 6 करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। 8 में से 4 घटता है तो 4 बचता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 में से 6 घटता है तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 में 16 को ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 का गुणनखंड करना है, 4 का 16, 16 दूनी 32, डबल 4 का 1 4 रूट से निकल जाएगा, रूट में बचेगा 2। क्वेश्चन का सही बात 4√2 हो जाएगा, तो 4√2 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला सवाल देखिए कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो √3/2 होता है। आइए इसका स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद में दिया गया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे केवल 3 बच जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, ऊपर होगा 3 + 1, तो 3 और 1 हो जाएगा 4,
4/4 कट के क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा। एक यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि जब दो रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा, दो रैखिक समीकरण का युग्म यदि संगत होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। देखिए दोनों बिंदु माइनस में दिया गया, -6 भी है माइनस में और 5/2 भी माइनस में दिया गया है। यदि दोनों बिंदु माइनस में दिया जाए तो समझिए तृतीय पाद में है, दोनों बिंदु प्लस में दिया जाए तो प्रथम पाद में है, पहले माइनस बाद में प्लस दिया जाए तो द्वितीय, पहले प्लस बाद में माइनस तो चतुर्थ हो जाता है। ऐसा सवाल ही मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो सीरीज में जितने भी 1 से लेकर 30 तक के मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन बताए हैं वो आज सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए कि हमारा सर ये इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन बताए हैं उनमें से हमें इतना क्वेश्चन का सलूशन पहले से मालूम था, कितने क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। नए होंगे चैनल पर तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।